दिसंबर 1928 में कैलकाटा सेशन के दौरान कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव कर लिया, लेकिन इसी के साथ पार्टी के अंदर एक बड़ी सोच की डिवाइड भी सामने आई। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति जैसे नए युवा नेता डोमिनियन स्टेटस को कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य बनाने से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि अब समय आ गया है जब कांग्रेस को पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी की मांग करनी चाहिए। दूसरी तरफ पुराने नेता जैसे गांधी और मोतीलाल नेहरू समझते थे कि डोमिनियन स्टेटस पर जो मुश्किल से सहमति बनी है, उसे इतनी जल्दी छोड़ देना सही नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि ब्रिटिश सरकार को 2 साल का समय दिया जाए ताकि वो डोमिनियन स्टेटस पर अपना फैसला बता सके, लेकिन युवा नेताओं के दबाव में ये अवधि 1 साल कर दी थी। आखिरकार कांग्रेस ने तय किया कि अगर ब्रिटिश सरकार 1 साल के अंदर डोमिनियन स्टेटस पर आधारित संविधान स्वीकार नहीं करती, तो कांग्रेस अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज बनाकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करेगी। 1929 के दौरान गांधी ने पूरे देश का दौरा किया और लोगों को सीधे राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उन्होंने युवाओं को आने वाले संघर्ष के लिए उत्साहित किया, गांवों में रचनात्मक काम बढ़ाया और लोगों की स्थानीय समस्याओं को बरदोली आंदोलन के सफल उदाहरण के रूप में सुलझाने का संदेश दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट कमेटी बनाई ताकि विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और उन्हें जलाने की तीव्र अभियान चलाया जा सके। गांधी ने इस अभियान की शुरुआत मार्च 1929 में कलकत्ता से की, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में देश भर में विदेशी कपड़ों के ढेरों को आग लगाई जाने लगी। इस साल राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया। मार्च में मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस छिड़ दिया गया। अप्रैल में भगत सिंह और बी.के. दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम विस्फोट किया। मई में इंग्लैंड में रैमजे मैकडॉनल्ड के नेतृत्व में माइनॉरिटी लेबर गवर्नमेंट बनी और वेजवुड बैन को नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया। अक्टूबर 31, 1929 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक घोषणा की। ये घोषणा ब्रिटिश इरादों पर विश्वास वापस लाने के लिए की गई थी। उसने कहा कि 1917 के डिक्लेरेशन में ये अंतर्निहित है कि भारत का संवैधानिक विकास आखिरकार डोमिनियन स्टेटस तक पहुंचाएगा, लेकिन इसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई और वास्तव में इस घोषणा में कुछ नया नहीं था। इरविन ने यह भी बताया कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। इसके तुरंत बाद 2 नवंबर 1929 को कई राष्ट्रीय नेताओं ने मिलकर एक दिल्ली मैनिफेस्टो जारी किया। उन्होंने इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कुछ शर्तें रखी। उनका कहना था कि कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाए या नहीं, बल्कि उसके लिए एक संविधान बनाना चाहिए, यानी कॉन्फ्रेंस एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम करे। उन्होंने ये भी मांगा कि कांग्रेस को कॉन्फ्रेंस में बहुमत प्रतिनिधित्व दिया जाए और सारे राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, साथ ही एक समझौते की नीति अपनाई जाए। दिसंबर 1929 में गांधी, मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने लॉर्ड इरविन से मिलकर ये आश्वासन मांगा कि कॉन्फ्रेंस डोमिनियन स्टेटस के लिए संविधान तैयार करेगी। इरविन ने ये मांग स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दी। अब दोनों तरफ से टकराव तय था। तब तक पूरी आज़ादी की मांग, खासकर युवाओं के बीच जोर पकड़ चुकी थी। जवाहरलाल नेहरू, जो पूर्ण स्वराज के सबसे प्रमुख प्रवक्ता बन गए थे, उन्हें दिसंबर 1929 के लाहौर सेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ये निर्णय गांधी के समर्थन से हुआ, हालांकि 18 में से 15 प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ थी। गांधी चाहते थे कि नेहरू को चुना जाए ताकि कांग्रेस के नए लक्ष्य, यानी पूरी आज़ादी के अनुरूप एक युवा और जोशीला नेता पार्टी का नेतृत्व करे और उन युवाओं को सम्मान दिया जाए जिन्होंने एंटी साइमन अभियान को बल दिया था। अपनी अध्यक्षीय भाषण में नेहरू ने घोषणा की कि अब भारत को विदेशी शासन से मुक्त करने की एक खुली साजिश चल रही है और हर व्यक्ति को इसमें शामिल होने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि सच्ची आज़ादी का मतलब सिर्फ ब्रिटिश राज का अंत नहीं, बल्कि उन नए औद्योगिक राज्यों के खिलाफ भी संघर्ष है जो पुराने राज्यों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। उन्होंने स्वयं को एक सोशलिस्ट और रिपब्लिकन घोषित किया और फ्यूडल राजाओं के साथ साथ आधुनिक औद्योगिक सरदारों को भी अस्वीकार किया। उनका कहना था कि कोई भी महान स्वतंत्रता आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब वो जन आंदोलन हो, और जन आंदोलन मूल रूप से शांतिपूर्ण होने चाहिए जब तक संगठित क्रांति का समय न आ जाए। लाहौर सेशन ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। कांग्रेस ने तय किया कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार करेगी,
पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित करेगी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी को ये अधिकार देगी कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करे, जिसमें कर न देना भी शामिल है। इसने ये भी निर्देश दिया कि सभी कांग्रेस सदस्य अपने विधानसभाओं के पदों से इस्तीफा दे दें। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे यानी स्वराज दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। 31 दिसंबर 1929 की रात रावी नदी के तट पर नेहरू ने नए तिरंगे को लहराया और इनकलाब जिंदाबाद के नारे गुनगुनाए। फिर 26 जनवरी 1930 को देश भर के शहरों और गांवों में जनसभाएं हुई, राष्ट्रीय झंडा लहराया गया और इंडिपेंडेंस प्लेज को स्थानीय भाषाओं में पढ़कर सुनाया गया। ये संकल्प, जिसे माना जाता है कि गांधी ने तैयार किया था, ये घोषित करता है कि आज़ादी हर भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है और ब्रिटिश सरकार ने इस आज़ादी को छीनकर भारत का शोषण किया, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से देश को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त करना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ऊंचे कर लगाकर, गांव के उद्योगों को बर्बाद करके और मुद्रा और व्यापार के नियमों को अपने हित में बदलकर देश को लूटा। उन्होंने स्वतंत्र संगठन का अधिकार छीन लिया और प्रशासनिक प्रतिभा को दबा दिया। सांस्कृतिक रूप से उनकी शिक्षा ने भारतीयों को उनकी परंपराओं से दूर कर दिया और आध्यात्मिक रूप से हथियारों के प्रतिबंध ने उन्हें निर्बल बना दिया। ब्रिटिश राज को स्वीकार करते रहना अब इंसान और ईश्वर दोनों के प्रति अपराध माना गया। संकल्प में यह भी कहा गया कि भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से अपना स्वैच्छिक सहयोग वापस लेना चाहिए और सिविल डिसोबीडियंस के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि इस अमानवीय शासन का अंत किया जा सके। अंत में सभी भारतीयों ने पूर्ण स्वराज के स्थापना के लिए कांग्रेस के निर्देशों का पालन करने का वादा किया। लाहौर कांग्रेस के फैसले को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी ने सरकार के सामने 11 मांगें रखी और उन्हें 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया कि या तो इन्हें मान लिया जाए या इनकार कर दिया जाए। इन मांगों में सामान्य लोगों, मध्यम वर्ग और किसानों के हित से जुड़ी बातें शामिल थीं। सामान्य मुद्दों में गांधी जी ने ये चाहा कि सेना और सिविल सर्विसेज पर होने वाला खर्च आधा कर दिया जाए, पूरी तरह से शराबबंदी लागू की जाए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में सुधार किया जाए, आर्म्स एक्ट को बदला जाए ताकि लोगों को बंदूकों के लाइसेंस पर अधिकार मिल सके, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए और पोस्टल रिजर्वेशन बिल को स्वीकार किया जाए। मध्यम वर्ग के लिए उन्होंने रुपए स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट को 1 शिलिंग 4 पेंस तक घटाने, टेक्सटाइल प्रोटेक्शन देने और समुद्री व्यापार के दौरे को भारतीयों के लिए रखे जाने की मांग की। किसानों के लिए उन्होंने भूमि कर यानी लैंड रेवेन्यू में 50% की कमी और नमक कर के साथ सरकारी नमक एकाधिकार के खत्म की मांग रखी। जब सरकार ने इन मांगों पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गांधी जी को पूरा अधिकार दे दिया कि वो अपनी इच्छा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब और कहां शुरू करें। फरवरी के अंत तक गांधी जी ने तय किया कि इस आंदोलन का केंद्रीय मुद्दा नमक होगा। गांधी जी ने बताया कि नमक को चुनने का कारण ये था कि पानी के बाद कोई भी वस्तु गरीब लोगों के जीवन को नमक से ज्यादा प्रभावित नहीं करती। सरकार नमक पर कर लगाकर भूखे, बीमार और मजबूर लोगों का शोषण कर रही थी। उन्होंने इसे सबसे अमानवीय कर बताया जो कभी सोचा गया हो। नमक ने स्वराज के विचार को गांव के गरीब आदमी के रोज के दुख से जोड़ दिया, बिना समाज को वर्ग के आधार पर बांटे। खादी की तरह नमक भी गरीबों के लिए स्वयं निर्भरता का एक प्रतीक था और इसने शहरी लोगों को भी गरीबों के दर्द से जोड़ने का एक तरीका दिया। 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय को अपनी योजना की सूचना दी। उन्होंने कहा कि वो 78 साबरमती आश्रम के सदस्यों के साथ पैदल गुजरात के गांवों से गुजरते हुए लगभग 240 मील चलेंगे और दांडी के समुद्र तट पर पहुंचकर कानून तोड़ते हुए समुद्री पानी से नमक बनाएंगे। जब उन्होंने ये योजना घोषित की, तब कम लोगों ने इसके महत्व को समझा, लेकिन कुछ ही दिनों में हजारों लोग आश्रम के आसपास जमा हो गए। गांधी जी ने निर्देश दिया कि जहां भी संभव हो, लोग नमक कानून का उल्लंघन करें, शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों का बहिष्कार और पिकेटिंग करें, यदि सक्षम हो तो कर देना बंद करें। वकील अपनी प्रैक्टिस छोड़ दें, लोगों को अदालतों से दूर रहना चाहिए और सरकारी कर्मचारी अपने पदों से इस्तीफा दें। लेकिन उन्होंने जोर दिया कि ये सब सत्य और अहिंसा के आधार पर ही होना चाहिए और अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए तो लोग अपने स्थानीय नेताओं के निर्देशों का पालन करें। 12 मार्च 1930 को ये यात्रा शुरू हुई और 6 अप्रैल को समाप्त, जब गांधी जी ने दांडी के समुद्र तट पर जाकर नमक उठाया और इस तरह कानून तोड़ दिया। यह एक सरल लेकिन प्रभावशाली प्रतीक बन गया भारत के उस संकल्प का जिसमें लोगों ने ब्रिटिश कानून और शासन के आगे झुकने से इनकार कर दिया।
गांधी जी ने खुलेआम सभी से अपील की कि वे अपने घरों में समुद्री पानी से नमक बनाकर कानून का विरोध करें। इस यात्रा ने पूरे देश में भारी प्रभाव डाला। अखबारों ने इसे विस्तृत रूप से छापा और सिर्फ गुजरात में ही 300 गांवों के अधिकारियों ने गांधी जी की अपील पर अपने पद छोड़ दिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हर स्तर पर संगठन को मजबूत कर दिया। जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तो सिविल डिसोबीडियंस पूरे भारत में तेजी से फैल गया। अप्रैल में नेहरू को गिरफ्तार करने के लिए मद्रास, कलकत्ता और कराची जैसे शहरों में बड़े प्रदर्शन हुए। गांधी जी खुद 4 मई को गिरफ्तार हो गए, जब उन्होंने घोषणा की थी कि वो धरासना सॉल्ट वर्क्स पर रेड करेंगे। उनकी गिरफ्तारी के बाद बंबई, दिल्ली, कलकत्ता और खासकर शोलापुर में भयानक विरोध हुआ। शोलापुर में विरोध इतना तीव्र था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने आंदोलन को और विस्तृत कर दिया। रैयतवारी इलाकों में कर ना देने, जमींदारी इलाकों में चौकीदारी कर ना देने और सेंट्रल प्रोविंसेस में जंगल कानून तोड़ने जैसे आंदोलनों को भी शामिल कर लिया गया। आंदोलन अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी रूपरेखा में उभर कर आया। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक एक मार्च निकाला, जिसके बाद शराब के विरुद्ध आंदोलन और पिकेटिंग तेज हो गई। हालांकि कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई। मलाबार में के केलप्पन ने नमक यात्रा निकाली और पी कृष्ण पिल्लई, जो बाद में केरल के कम्युनिस्ट आंदोलन के संस्थापक बने, उन्होंने राष्ट्रीय झंडा बचाते हुए पुलिस की लाठीचार्जेस का सामना किया। आंध्रा में जिला स्तर पर मार्च और कैंप बनाए गए, जहां व्यापारी और किसान आंदोलन के समर्थन में आ गए। हालांकि इसकी तीव्रता 1921-22 के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जितनी नहीं थी। ओडिशा में गोपाल बंधु चौधरी ने समुद्री इलाकों में सफल सत्याग्रह चलाए। असम में सांप्रदायिक मतभेद और पूर्वी बंगाल के मुस्लिम किसानों के आने से आंदोलन कमजोर पड़ गया, लेकिन छात्रों ने कनिंघम सर्कुलर के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया और आदिवासी नेता चंद्रप्रभा सैकियानी ने जंगल कानून तोड़ने का आह्वान किया। बंगाल में नेताओं के मतभेद और दंगे होने के बावजूद मिदनापुर और आरामबाग जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन मजबूत रहा और सूर्या सेन के चिटागोंग दल ने हज़ार घरों पर हमला भी किया। बिहार में नमक बनाना मुश्किल था, लेकिन चौकीदारी कर ना देने का तीव्र आंदोलन उभर कर आया। विदेशी कपड़े और शराब की बिक्री घटी और कुछ जगहों पर प्रशासन ठप पड़ गया। छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्रों में भी बोंगा मांझी और सोमरा मांझी जैसे नेताओं ने गांधीवादी सुधार को धार्मिक और सामाजिक बदलाव के साथ जोड़ा। हालांकि कुछ स्थानों पर संथाल लोगों ने गांधी के नाम पर शराब बनाना भी शुरू कर दिया, जो आंदोलन के उद्देश्य के विपरीत था। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, पहले ही पठानों को अपने खुदाई खिदमतगार या रेड शर्ट्स के माध्यम से राजनीतिक रूप से जागरूक कर चुके थे। अप्रैल 1930 में कांग्रेस नेताओं के गिरफ्तार होते ही पेशावर में भारी प्रदर्शन हुए और गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, जिससे ब्रिटिश सरकार इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में घबरा गई। महाराष्ट्र के शोलापुर में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद विरोध और भड़क गया। कपड़ा मिल के मजदूरों ने हड़ताल की, सरकारी इमारतों और शराब की दुकानों पर हमले हुए और कुछ समय के लिए वहां एक प्रकार का स्वराज सरकार का रूप बन गया, जिसके बाद मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। धरासना में सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया, जिसे पुलिस ने कठोर तरीके से पीटा, लेकिन उन्होंने अहिंसा नहीं छोड़ी। वेब मिलर जैसे पत्रकारों ने इस घटना को दुनिया भर में प्रख्यात कर दिया। गुजरात के खेड़ा, बारदोली और भणुच के गांवों में लोगों ने नो टैक्स आंदोलन चलाया। कुछ लोग तो पुलिस अत्याचार से बचने के लिए अपने घर छोड़कर चले गए। महाराष्ट्र, कर्नाटक और सेंट्रल प्रोविंसेस में जंगल कानून तोड़ने के आंदोलन हुए, जबकि यूनाइटेड प्रोविंसेस में किसानों ने नो रेंट और नो रेवेन्यू आंदोलन चलाए। खासकर आगरा और रायबरेली में ये बहुत सक्रिय रहा। पूर्वोत्तर भारत में रानी गाइदिनल्यू ने मणिपुर और नागालैंड में खुला विरोध घोषित कर दिया, कर देने और ब्रिटिश के लिए काम करने से इनकार कर दिया और अपने कजिन जाडोनांग के 1931 में फांसी चढ़ जाने के बाद भी संघर्ष जारी रखा। जन संगठन ने भी आंदोलन को रचनात्मक रूप दिए। प्रभात फेरियां, युवा संगठन जैसे वनर सेना और मंजरी सेना, गुप्त पत्रिकाएं और मैजिक लैंटर्न शोज तक का इस्तेमाल हुआ। इस आंदोलन का प्रभाव बहुत विशाल था। विदेशी कपड़े और माल की आमद गिर गई, सरकार का शराब, आबकारी और भूमि कर से आर्थिक आमदनी कम हो गई और विधानसभा के चुनावों का बहिष्कार किया गया। महिलाओं ने इस आंदोलन में असाधारण भागीदारी निभाई। उन्होंने शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पिकेटिंग की और बड़े स्तर पर सामाजिक जीवन में आईं। छात्र भी बहुत एक्टिव हुए। 1920 से 22 के मुकाबले मुस्लिम भागीदारी कम थी, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे NWFP बंगाल, बिहार और भाका में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। व्यापारी और छोटे व्यवसाय ने बहिष्कार में सक्रिय सहयोग दिया, जबकि आदिवासी, मजदूर और किसान भी बड़े स्तर पर आंदोलन से जुड़े।
दूसरी तरफ 1930 भर ब्रिटिश सरकार असमंजस में रही। अगर वो बल का उपयोग करती तो कांग्रेस दबाव बनाती कि यह अत्याचार है, और अगर वो संयत रही तो कांग्रेस इसे अपनी जीत घोषित करती। इसी उलझन के कारण गांधी जी की गिरफ्तारी में भी देरी हुई, लेकिन जब दामनकश्ती शुरू हुई तो उसका रूप कठिन था। नागरिक स्वतंत्रता सीमित कर दी गई, प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई और प्रदेश सरकारों को संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार मिल गया। लाठीचार्ज और गोलीबारी में कई लोग मरे और घायल हुए और हजारों सत्याग्रही जेल में डाल दिए गए। इसी बीच साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी आई, जिसमें डोमिनेंट स्टेटस का कोई जिक्र नहीं था और पुराने तरह के राजनीतिक सुझाव दिए गए, जिससे मॉडरेट नेता भी नाराज हो गए। जुलाई 1930 तक लॉर्ड इरविन ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाने का सुझाव दिया और फिर से डोमिनेंट स्टेटस को लक्ष्य बताया। उन्होंने सप्रू और जयकर जैसे नेताओं को शांति वार्ताओं के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी। अगस्त में मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू ने जेल में गांधी जी से मिलकर समझौते की संभावनाएं चर्चित की, लेकिन गांधी और नेहरू दोनों अपनी शर्तों पर अडिग रहे कि भारत को ब्रिटेन से अलग होने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, राष्ट्रीय सरकार को रक्षा और वित्त पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए और ब्रिटेन के वित्तीय दावों के समाधान के लिए एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल बनाया जाना चाहिए। इसी पर बातचीत टूट गई और टकराव अपने चरम बिंदु पर अधूरा छोड़ा गया। 25 जनवरी 1931 को गांधी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी मेंबर्स को बिना किसी शर्त के रिलीज कर दिया गया। उसके बाद गांधी को वायसरॉय के साथ बातचीत शुरू करने का अधिकार दिया गया। इन बातचीतों का नतीजा 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौते के रूप में निकला, जिसे गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट कहा गया। ये समझौता बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के बराबर ला दिया। इस पैक्ट के तहत इरविन ने यह मान लिया कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाएगा। जिन लोगों पर जुर्माने लगाए गए थे पर अभी तक वसूल नहीं हुए, उन्हें माफ किया जाएगा। जिनकी जमीनें अभी तक तीसरे व्यक्ति को नहीं बेची गई, उन्हें लौटाई जाएंगी। सरकारी कर्मचारियों को जो आंदोलन के दौरान रिजाइन कर चुके थे, उनके साथ नरम व्यवहार किया जाएगा। समुद्री क्षेत्रों के गांवों के लोगों को अपने उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार मिलेगा, लेकिन बेचने का नहीं। शांतिपूर्ण और अहिंसक पिकेटिंग का अधिकार स्वीकार किया जाएगा और जितने इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस जारी किए गए थे, उन्हें वापस लिया जाएगा। हालांकि गांधी की 2 मांगें, एक पुलिस अत्याचार पर पब्लिक इंक्वायरी और दूसरी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मौत की सजा को उम्र भर के कैद में बदलने की, ब्रिटिश सरकार ने ठुकरा दी। गांधी ने कांग्रेस की तरफ से यह मान लिया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्थगित कर दिया जाएगा और वो अगली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे, जहां भारत के संविधान से जुड़े सवालों पर चर्चा होगी, जैसे फेडरेशन, इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, माइनॉरिटीज, फाइनेंस एंड ऑब्लिगेशंस जैसे क्षेत्रों में सेफगार्ड्स। बहुत लोगों ने सोचा कि गांधी इरविन पैक्ट एक पीछे हटना था, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। मास मूवमेंट्स हमेशा कुछ समय के लिए ही चल सकते हैं, क्योंकि आम लोगों की बलिदान देने की क्षमता सीमित होती है। सितंबर 1930 तक थकान के संकेत दिखने लगे थे, खासकर व्यापारियों और दुकानदारों में, जो पहले बड़े उत्साह से आंदोलन में जुड़े थे। युवा वर्ग भी निराश था, क्योंकि उन्हें लगा था कि आंदोलन किसी नाटकीय रूप में समाप्त होगा, न कि एक समझौते के साथ। गुजरात के किसान भी उदास थे, क्योंकि उनकी जमीनें तुरंत वापस नहीं हुईं, बल्कि बाद में जब कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनाई तब मिली। फिर भी कई लोग खुश थे, क्योंकि उनके आंदोलन ने ब्रिटिश को मजबूर किया कि वो उन्हें संजीदगी से लें, उनके नेता को बराबर का दर्जा दें और एक पैक्ट पर दस्तखत करें। जब राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया तो उनका स्वागत नए देशभक्त वीरों की तरह हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहले के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कई रूपों में अलग था। इसका उद्देश्य था पूर्ण स्वराज, जबकि पहले वाले आंदोलन का उद्देश्य कुछ अन्य गलतियों का सुधार और एक धुंधला सा स्वराज था। पहले दिन से ही कानून तोड़ने को इस आंदोलन का हिस्सा बनाया गया था, न कि सिर्फ सरकार से असहयोग। पढ़े लिखे लोगों की भागीदारी कुछ कम हो गई थी। कम वकील ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी, कम विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल छोड़े। मुस्लिम भागीदारी भी पहले के मुकाबले कम थी और कोई बड़ा मजदूर आंदोलन इसके साथ नहीं चला। पर किसानों और व्यापारियों के बड़े स्तर पर जुड़ने से ये कमियां पूरी हो गईं। इस दौरान गिरफ्तार लोगों की संख्या पहले से 3 गुना ज्यादा थी। कांग्रेस की संगठन भी अब पहले से मजबूत हो गई थी। मार्च 1931 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कराची में बुलाया गया, ताकि गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी दी जा सके। इस अधिवेशन से सिर्फ 6 दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी।
गांधी जब कराची जा रहे थे तो उन्हें पंजाब नौजवान भारत सभा के सदस्यों ने ब्लैक फ्लैग दिखाकर प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उन्होंने इन क्रांतिकारियों की सजा बदलने के लिए कुछ नहीं किया। अधिवेशन में कांग्रेस ने दिल्ली पैक्ट को मंजूर किया और पूर्ण स्वराज के अपने लक्ष्य को दोबारा प्रकट किया। कांग्रेस ने हिंसा को निंदा की, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों की वीरता और बलिदान की प्रशंसा भी की। इस अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव लिए गए, एक फंडामेंटल राइट्स पर और दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पर। फंडामेंटल राइट्स के प्रस्ताव में सबको बोलने और प्रेस की आज़ादी, संगठन बनाने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर बराबरी, धर्म के मामले में राज्य की न्यूट्रलिटी, सबके लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और अल्पसंख्यकों और भाषा समूहों की संस्कृति और भाषा की सुरक्षा जैसे अधिकार दिए गए। नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम में जमींदारों और किसानों के लिए किराए और कर में बड़ी कमी, छोटी भूमि वालों के लिए किराए से छूट, कृषि ऋण से राहत, साहूकारों पर नियंत्रण, मजदूरों के लिए जीवन योग्य वेतन, सीमित काम के घंटे, महिला मजदूरों के लिए सुरक्षा और मजदूरों और किसानों को संगठन बनाने का अधिकार सम्मिलित था। इसमें राज्य के द्वारा मुख्य इंडस्ट्रीज, खानों और ट्रांसपोर्ट पर नियंत्रण और मालिकाना भी शामिल था। पहली बार कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि स्वराज का मतलब आम जनता के लिए क्या होगा। राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ आर्थिक आज़ादी भी होनी चाहिए ताकि भूखे लोगों को भी न्याय मिल सके। कैरेची रेजोल्यूशन ने कांग्रेस के आने वाले वर्षों के लिए एक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण तय किया। इस पैक्ट के पीछे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी एक महत्वपूर्ण कारण थे। लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने फैसला किया था कि साइमन कमीशन के असफल रिपोर्ट के बाद एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। पहली कॉन्फ्रेंस लंदन में नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुई, जिसे किंग जॉर्ज फिफ्थ ने इनॉग्रेट किया और मैकडॉनल्ड ने प्रिसाइड किया। यह पहली बात था जब ब्रिटिश और इंडियंस बराबरी के आधार पर मिले थे। कांग्रेस और कई बड़े व्यापारी नेता इसमें नहीं गए थे, लेकिन अन्य इंडियन समूहों ने हिस्सा लिया था। यहां यह बात तो तय हुई कि भारत एक फेडरेशन बनेगा, लेकिन कुछ सेफगार्ड्स डिफेंस और फाइनेंस के लिए होंगे। लेकिन ज्यादा प्रगति नहीं हुई और इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस जारी रहा। ब्रिटिश सरकार समझ गई कि कांग्रेस के बिना भारत के भविष्य पर कोई संगठनात्मक चर्चा असंभव है। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर से दिसंबर 1931 के बीच लंदन में हुई, गांधी इरविन पैक्ट के बाद। गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। उनके साथ मदन मोहन मालवीय और ए रंगास्वामी अय्यर जैसे नेता भी थे, जबकि ब्रिटिश तरफ से सीपी रामास्वामी अय्यर जैसे लोग मौजूद थे। लेकिन अब राजनीतिक माहौल बदल गया था। लॉर्ड इरविन की जगह लॉर्ड वेलिंगटन ने ले ली थी और ब्रिटेन में लेबर सरकार की जगह कंजर्वेटिव प्रधान वाली नेशनल गवर्नमेंट आ गई थी। ब्रिटिश सरकार भारत में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों से नाराज थी। विंस्टन चर्चिल जैसे कंजर्वेटिव नेता कांग्रेस से बातचीत के खिलाफ थे और नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सैमुअल होरे कमजोर और प्रतिगामी सोच वाले थे। कॉन्फ्रेंस में गांधी ने जोर दिया कि सिर्फ कांग्रेस ही भारत की असली राजनीतिक प्रतिनिधि है और उन्होंने केंद्रीय और प्रदेश दोनों स्तर पर तुरंत रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग की। उन्होंने मुस्लिम्स, डिप्रेस्ड क्लासेस, क्रिश्चियंस और अन्य समूहों के लिए अलग अलग चुनावी क्षेत्र यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का विरोध किया, कहते हुए कि अछूत हिंदू समाज का हिस्सा है, अलग माइनॉरिटी नहीं। पर अधिकतर अन्य प्रतिनिधि जो लॉयलिस्ट या सांप्रदायिक सोच के थे, गांधी से सहमत नहीं हुए। इस मुद्दे पर एक माइनॉरिटीज पैक्ट गांधी के विरुद्ध बन गया और राजवंश के राजा लोग भी फेडरेशन के प्रति उत्साहित नहीं थे। कॉन्फ्रेंस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। मैकडॉनल्ड ने बस इतना घोषित किया कि सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग किया जाएगा, एक इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी बनाई जाएगी, फाइनेंस और स्टेट्स पर कुछ एक्सपर्ट कमिटीज बनेंगी और अगर इंडियंस एकमत नहीं हुए तो ब्रिटिश अपना कम्युनल अवार्ड जारी करेंगे। गांधी दिसंबर 1931 में निराश होकर भारत लौट आए। तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 के अंत में हुई, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। बहुत कम इंडियन नेता इसमें गए। इस दौरान कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 29 दिसंबर 1931 को फैसला किया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा शुरू कर दिया जाए। मार्च से दिसंबर 1931 के ट्रूस पीरियड के दौरान भी विरोध की भावना जिंदा थी। यूनाइटेड प्रोविंसेस में कांग्रेस ने किराए कम करने और बेदखलियों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। NWFP में खुदाई खिदमतगार और किसानों ने कठोर तक कर वसूली का विरोध किया। बंगाल में ड्रैकोनियन कानून और गिरफ्तारियां टेररिज्म के नाम पर की गई और सितंबर 1931 में हिजली जेल के राजनीतिक बंदियों पर पुलिस ने गोली चला दी।
दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने तय किया कि गांधी को फिर से आंदोलन मजबूत करने नहीं दिया जाएगा। उनका मानना था कि लॉयलिस्ट का समर्थन कांग्रेस की दोस्ती से ज्यादा महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय आंदोलन को ग्राम के स्तर पर मजबूत नहीं होने दिया जा सकता। जब गांधी ने नए वाइसरॉय लॉर्ड वेलिंगटन से मिलने की बात की 31 दिसंबर को, उन्हें मिलने से इनकार कर दिया गया और 4 जनवरी 1932 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार रिप्रेशन और भी कठोर था। कई नए ऑर्डिनेंसेस लाकर ब्रिटिश ने एक प्रकार का सिविल मार्शल लॉ लगा दिया। कांग्रेस के हर स्तर के संगठन बंद कर दिए गए, नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं, गांधी आश्रमों पर कब्जा कर लिया गया, महिलाओं को निशाना बनाया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और राष्ट्रवादी साहित्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लोगों ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी और यद्यपि तैयारी कम थी, फिर भी विरोध जबरदस्त था। सिर्फ पहले 4 महीने में लगभग 80,000 सत्याग्रही, अधिकतर गरीब लोग, जेल भेजे गए। शराब और फॉरेन कपड़े की दुकानों का पिकेटिंग, इल्लीगल सभाएं, राष्ट्रीय झंडा लहराना, कर देने से इनकार, नमक सत्याग्रह, वन कानूनों का उल्लंघन और बॉम्बे के पास एक सीक्रेट रेडियो ट्रांसमीटर तक बनाया गया। ये सब चल रहा था। इस दौरान कश्मीर और अलवर जैसे प्रिंसली स्टेट्स में भी अपराइजिंग्स हुए, लेकिन नेताओं को समय न मिलने के कारण और जनता की पूरी तैयारी ना होने के कारण आंदोलन लंबा नहीं चल सका। आखिरकार अप्रैल 1934 में गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लेने का फैसला किया। दबाव और अत्याचार के बावजूद लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास नहीं तोड़ा। जैसा कि गांधी ने बाद में कहा, लोगों ने अपने मन में आज़ादी जीत ली थी। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडॉनल्ड ने अनाउंस किया था। ये अवार्ड इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी के फाइंडिंग्स पर बेस्ड था, जिसे लोथियन कमेटी भी कहा जाता था। इसके जरिए अलग अलग माइनॉरिटीज़ के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स और रिजर्व्ड सीट्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। इनमें मुस्लिम्स, यूरोपियंस, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, डिप्रेस्ड क्लासेस, दलित्स और बॉम्बे के मराठास भी शामिल थे। डिप्रेस क्लासेस को 78 रिजर्व्ड सीट्स दी गईं और उन्हें एक अलग पॉलिटिकल कम्युनिटी के रूप में ट्रीट किया गया। कांग्रेस और राष्ट्रवादी नेताओं के लिए यह ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक और एग्जाम्पल था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पहले ही साइमन कमीशन के सामने अपने स्टेटमेंट में ये कह दिया था कि डिप्रेस्ड क्लासेस को कास्ट हिंदूज से अलग एक डिस्टिंक्ट माइनॉरिटी के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए। बंगाल डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स और अडल्ट फ्रेंचाइज की डिमांड की थी, लेकिन साइमन कमीशन ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स का आइडिया रिजेक्ट कर दिया और सिर्फ रिजर्व्ड सीट्स का सपोर्ट किया। बाद में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर ने फिर से ये डिमांड उठाई। शुरू में उन्होंने गांधी से कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की कि रिजर्व सीट्स हो सकती हैं, लेकिन कॉमन इलेक्टोरेट के अंदर ही, पर गांधी ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि वो खुद डिप्रेस्ड क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं और बाकी डेलीगेट्स उनके असली प्रतिनिधि नहीं हैं। गांधी ने मुस्लिम नेताओं से भी ये समझौता करने की कोशिश की कि अगर वो डिप्रेस्ड क्लासेस के सेपरेट इलेक्टोरेट्स का विरोध करें तो वो उनकी डिमांड्स का सपोर्ट करेंगे, लेकिन इन सब एफर्ट्स के बावजूद कोई कंसेंसस नहीं बन पाया। इस डेडलॉक के दौरान रैमसे मैकडॉनल्ड, जो माइनॉरिटीज़ कमेटी के चेयरमैन थे, मीडिएशन के लिए आए और कम्युनल अवार्ड पेश किया। इस अवार्ड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। इसने मुस्लिम्स, यूरोपियंस, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, डिप्रेस्ड क्लासेस, विमेन और बॉम्बे के मराठास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाए। डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए ये सिस्टम 20 साल तक के लिए लागू करना था। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के सीट्स को डबल कर दिया गया और उन्हें कम्युनल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जहां मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे, वहां उन्हें वेटेज दिया गया। महिलाओं के लिए हर प्रोविंस में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस छोड़कर 3% सीट्स रिजर्व की गईं। डिप्रेस्ड क्लासेस को माइनॉरिटी स्टेटस मिला और उन्हें डबल वोट का अधिकार दिया गया, एक अपने सेपरेट इलेक्टोरेट में और एक जनरल इलेक्टोरेट में। लैंडलॉर्ड्स, लेबरर्स, ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी सीट्स एलोकेट की गईं और बॉम्बे में मराठास को स्पेसिफिकली 7 सीट्स दी गईं। कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स का तेजी से विरोध किया, लेकिन माइनॉरिटीज़ की सहमति के बिना इस अवार्ड को ना एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट। राष्ट्रवादी नेताओं के नज़रिए से डिप्रेस्ड क्लासेस को हिंदुओं से अलग करना भारत की एकता के लिए खतरनाक था। गांधी ने इसे हिंदू धर्म और डिप्रेस्ड क्लासेस दोनों के लिए हानिकारक बताया। उनका कहना था कि ये अनटचेबिलिटी को खत्म करने के प्रयासों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये डिप्रेस्ड क्लासेस को एक अलग कम्युनिटी के रूप में परमानेंट बना देता है। गांधी कहते थे कि ज़रूरत अलग होने की नहीं, बल्कि अनटचेबिलिटी के पूरे विनाश की है। उन्होंने जॉइंट इलेक्टोरेट्स के साथ रिजर्व सीट्स की मांग रखी और आइडियल सिस्टम के रूप में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को समर्थन दिया। अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने 20 सितंबर 1932 से इंडेफिनिट फास्ट शुरू किया।
इस फास्ट के दौरान अंबेडकर, एमसी राजा और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं के बीच इंटेंस डिस्कशंस हुए, जिसका परिणाम पूना पैक्ट के रूप में निकला। ये समझौता 24 सितंबर 1932 को साइन किया गया, जहां अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ से अलग इलेक्टोरेट्स की डिमांड छोड़ दी, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में उनके रिजर्व्ड सीट्स 71 से बढ़ाकर 147 कर दिए गए और सेंट्रल लेजिस्लेचर में 18% रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने इसे कम्युनल अवार्ड के अमेंडमेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। पूना पैक्ट के परिणाम मिक्स्ड रहे। पॉलिटिकल राइट्स मिलने के बावजूद असल सामाजिक मुक्ति नहीं हो पाई। हिंदू समाज का व्यवस्था जाल ऐसा ही बना रहा और डिप्रेस्ड क्लासेस कई बार प्रभावशाली कास्ट संगठनों के हाथ में एक पॉलिटिकल टूल बन गए। असली दलित नेताओं को अक्सर ऐसे कैंडिडेट से बदल दिया जाता था जो कास्ट हिंदूज के पसंदीदा होते थे। इससे डिप्रेस्ड क्लासेस पॉलिटिकली कमजोर और निर्भर हो गए। पैक्ट ने उन्हें हिंदू सामाजिक फ्रेमवर्क के नीचे रख दिया और एक समानतापरक समाज के दृष्टिकोण को रोक दिया। इंडिपेंडेंट भारत के संविधान में भी उन्हें एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी के रूप में अलग पहचान नहीं मिली। बाद में अंबेडकर ने इस पैक्ट की तीव्र आलोचना की, कहकर कि जॉइंट इलेक्टोरेट्स ने दलितों को असली प्रतिनिधित्व से वंचित कर दिया, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी ही उनके रिप्रेजेंटेटिव चुन लेती थी। कम्युनल अवार्ड के डिवाइड एंड रूल उद्देश्य के जवाब में गांधी ने अनटचेबिलिटी के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की, जिसे हरिजन कैंपेन कहा गया। जेल में रहते हुए उन्होंने सितंबर 1932 में ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की और जनवरी 1933 में हरिजन नाम से एक वीकली पत्रिका शुरू की। जेल से छूटने के बाद गांधी वर्धा चले गए और नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक पूरे देश में लगभग 20,000 किलोमीटर का सफर किया, जिसमें उन्होंने सामाजिक सुधार का संदेश दिया, हरिजन सेवक संघ के लिए फंड इकट्ठा किया और डिप्रेस क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। उन्होंने मई और अगस्त 1934 में फास्ट रखा अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए। गांधी ने हिंदू समाज की खुलकर आलोचना की, उनसे कहा कि वो अपने अपराधों का प्रायश्चित करें और हरिजनों के लिए मंदिर खोल दें। उन्होंने जोर दिया कि शास्त्र अनटचेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करते और अगर करते भी हैं तो उन्हें त्याग देना चाहिए, क्योंकि वे मानव मर्यादा के विरुद्ध हैं। गांधी ने अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम में अंतर किया। वो पहले के खिलाफ थे, लेकिन पूरे कास्ट सिस्टम के नहीं। अंबेडकर का कहना था कि जब तक कास्ट सिस्टम रहेगा अनटचेबिलिटी खत्म नहीं हो सकती। गांधी के कैंपेन का ऑर्थोडॉक्स हिंदू समूहों ने जोरदार विरोध किया। उन्होंने उनकी सभाओं में व्यवधान पैदा किए, उन्हें हिंदू धर्म का गद्दार कहा और कई बार कांग्रेस के खिलाफ ब्रिटिश सरकार का साथ भी दिया। फिर भी गांधी के प्रयासों ने हरिजनों के बीच राष्ट्रीय विचार फैलाए। कई हरिजन जो पहले मजदूर और किसान थे, अब आज़ादी और किसान आंदोलनों से जुड़ने लगे थे। इस दौरान गांधी और अंबेडकर दोनों सामाजिक न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता रखते हुए भी अपने दृष्टिकोण में बहुत अलग थे। दोनों का उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को मिटाना था, पर गांधी के लिए अनटचेबल्स हिंदू समाज का हिस्सा थे, जबकि अंबेडकर उन्हें एक अलग पॉलिटिकल और सोशल माइनॉरिटी मानते थे। गांधी मॉरल कॉन्शियंस और नॉन वायलेंट रिफॉर्म पर विश्वास रखते थे, जबकि अंबेडकर लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर। गांधी के लिए गांव भारत की आत्मा थे और ग्राम राज सही स्वराज था, जबकि अंबेडकर कहते थे कि गांव कास्ट ऑपरेशन के केंद्र हैं, इसलिए उनका महिमा मंडन गलत है। गांधी मैकेनाइजेशन के विरोधी थे, उसे मानवता के लिए खतरनाक मानते थे, जबकि अंबेडकर कहते थे कि प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि वो सामाजिक व्यवस्था है जो इनइक्वालिटी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को पवित्रता देती है। गांधी के लिए मीन्स का पवित्र होना जरूरी था, जबकि अंबेडकर कहते थे कि न्यायिक उद्देश्य के लिए उचित उपाय उचित हैं। गांधी सेपरेट इलेक्टोरेट्स को तोड़ने वाला मानते थे और अंबेडकर उन्हें दलित सशक्तिकरण के लिए जरूरी। फिर भी दोनों के अंदर एक समान बिंदु था, दोनों ने हिंसा का विरोध किया और शांतिपूर्ण सामाजिक परिवर्तन में विश्वास रखा। गांधी जन भावनाओं को सरल भाषा और प्रतीकों से जोड़ते थे, जबकि अंबेडकर इंग्लिश और संवैधानिक तर्क से। गांधी के लिए अनटचेबिलिटी कई सामाजिक समस्याओं में से एक थी, पर अंबेडकर के लिए वो केंद्रीय समस्या थी। गांधी ने मॉरल सुधार पर भरोसा किया, जबकि अंबेडकर कानूनी सुरक्षा और संरचनात्मक बदलाव पर। दोनों का अंतिम लक्ष्य एक था, समाज को इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस के आधार पर बनाना।